हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे इस क्लास में आप लोग सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। साइंस के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी की इस क्लास में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए। बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, बताना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन पूछा गया है, अपवर्तन भी आपको याद होना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। तो उत्तर लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम यहाँ पर लिखा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कहाँ पर होते हैं? तो एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे हम लोग स्नेल के नियम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर का सचित्र वर्णन करे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि सौर कुकर एक उपकरण है। सौर कुकर एक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन पकाने के लिए किया जाता है। जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन पकाने के लिए किया जाता है। इसमें एक परावर्तक सतह जैसे दर्पण होती हैं। एक परावर्तक सतह जैसे दर्पण होती है जो सूर्य की किरणों को एक ऊष्मारोधी बक्स में केंद्रित करती हैं और बक्स के अंदर खाना पकाने के लिए रखा जाता है और इसे एक कांच के ढक्कन से ढक दिया जाता है। और सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण भी लिखना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री में, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग ये सभी प्रश्न जरूर याद रखिएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी दिया गया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। जब अम्ल किसी भस्म के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल जो है वह भस्म के साथ अभिक्रिया करके जब लवण और जल बनाता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल, भस्म, लवण, जल। जैसे यहाँ पर देखिए HCl यहाँ पर क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH है। सोडियम, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? तो भस्म है। तो यहाँ पर भस्म देख सकते हो। तो अम्ल और भस्म जो है वो अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। NaCl ये सोडियम क्लोराइड है और ये क्या है? तो लवण है। H2 क्या है? तो यह एक जल है। तो अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा बाहर निकलता है, और एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा गर्मी उत्पन्न होती है। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी जल बनाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, जो एटीपी के रूप में जमा होती है, जिसे शरीर विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताए। यहाँ पर उत्तल लेंस को उपयोग बताना है, उत्तल दर्पण नहीं। लेंस पूछा गया है, उत्तल लेंस का उपयोग बताए। तो इसका उत्तर लिखा गया है, पहला यहाँ पर उपयोग है कि उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि, दीर्घ और दूर दृष्टि दोष एक ही होता है। तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। तो पहला उपयोग हो गया कि उत्तल लेंस का उपयोग जो है वह दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। दूसरा उपयोग है कि इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो दो उपयोग यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से जो है वो इसका टंगस्टन तंतु जो है वह नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि ये निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ पर क्या है, तो निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ तक। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता जो है वह 4 डायोप्टर होती है। नेत्र की समंजन क्षमता कितना होता है, तो ये 4 डायोप्टर होती हैं, याद रखिएगा। दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है, और न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे जो है वह क्यों टिमटिमाते हैं, तो हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान जो है वह अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है, और अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है,
फोकस दूरी बताना है। तो देखिए फोकस दूरी पूछ दिया जाएगा या फिर वक्रता त्रिज्या पूछ दिया जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर फोकस दूरी पूछा गया है यानी एफ का वैल्यू पूछा गया है। तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फोकस दूरी का फार्मूला होता है। फोकस दूरी का फार्मूला एफ बराबर r/2 होता है। और एक और फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या का, r बराबर में 2f होता है। तो ये वक्रता त्रिज्या के लिए है और ये फोकस दूरी के लिए है। तो फोकस दूरी पूछा गया है तो फार्मूला क्या होता है फोकस दूरी का, तो एफ बराबर r/2। एफ हमें निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। आर के जगह पर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है तो 20 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से इसको बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है कि विद्युत धारा को परिभाषित कर इसका मान एन मात्रक लिखे। विद्युत धारा क्या है, इसका मान एन मात्रक भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा क्या है, तो इकाई समय में आवेश के प्रवाह विद्युत धारा कहलाती हैं। इकाई समय में आवेश का प्रवाह विद्युत कहलाती हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। यहाँ पर ये आवेश बटा समय लिखा गया है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा समय होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है। और इसी के कारण सोडियम को, अतः इसी के कारण जल न जाए इसे बचाने के लिए केरोसिन तेल में सोडियम को डुबोकर रखा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु जो है वह अत्यधिक क्रियाशील होता है। सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, अतः यह जल न जाए इससे बचाने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताए। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीका बताना है। तो लोहे जंग से बचाने के लिए तरीके इस प्रकार हैं। पहला तरीका है कि तेल या ग्रीस की परत लपेटकर यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की अस्तर जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे जंग नहीं लगता है। यानी अगर हम लोग तेल या ग्रीस परत चढ़ा देंगे लोहे पर तो क्या होगा, तेल या ग्रीस की अस्तर जमा दे तो क्या होगा, नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आएगा। यानी यहाँ पर वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा, और जब वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ तक ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, एनिमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की अस्तर जमा कर, यानी उसको अगर हम पेंट कर देंगे तभी यहाँ पर लोहे पर जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एनिमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की अस्तर जमा कर जंग पर नियंत्रित पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर, मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनिमल की अस्तर जमाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो अम्ल पाचन क्रिया संपादित करने में सहायक प्रदान करते हैं, भोजन के साथ साथ कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है। पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है।
प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण और मिट्टी से ग्रहण करके मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवक के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन क्या है, इसकी परिभाषा देना है। तो इसका उत्तर है कि शरीर के उपचायी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन क्या है? सिंपल आपको समझना है कि शरीर से गंदा पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। तो वहीं लिखा गया है कि शरीर की उपचायी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदा पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो इस क्लास में हम लोग 16 क्वेश्चन देखे हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये 16 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये 16 क्वेश्चन हम तैयार किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे या फिर आप लोग गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। गूगल से इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, इसी चैनल का नाम सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। सर्च करने के बाद फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 10th के सेक्शन में जाकर इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सभी विषय का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।